हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया, अब नेक्स्ट ऑडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग अब ट्रोपोलॉजी या जिसे हम बोलते हैं टोपोग्राफी, स्थलाकृति, मतलब हमारा जो अर्थ है इसमें जो मिट्टी है या मृदा बोलें, इसकी बातें हम करेंगे। तो अगर कोई कहे कि मिट्टी की पढ़ाई को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मतलब मृदा की स्टडी को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ठीक है। और अगर कोई कहे कि अपनी पृथ्वी क्या एकदम एक सर्कल बॉल की तरह है, नहीं, वो ऊबड़ खाबड़ है। वो तो अगर कोई ऊबड़ खाबड़ की चीज़ आप ऊपर से देखेंगे किसी डिस्टेंस पर जा कर के, तो आपको वो एक सर्कल ही दिखेगी। इसी कारण हम अर्थ को एक सर्कुलर या एक उभयनिष्ठ या फिर बोल सकते हैं एक ओवल आकार का हम कहते हैं जनरली, बट वो ऐसा नहीं है। कहीं पहाड़ है तो वो ऊंचाई है, और कहीं गड्ढा है, गर्त है तो वो नीचे है। तो अर्थ अपनी ऐसी है। तो सबसे पहले 3 टाइप के ऑर्डर ऑफ रिलीफ हैं। जैसे फर्स्ट रिलीफ में महाद्वीप और महासागर। यू नो व्हाट द महाद्वीप? कॉन्टिनेंट्स कितने हैं हमारे? वैसे 7 हैं, 8वां जिलैंडिया भी है। हम ये सब बातें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, अब उस पर नहीं घुसेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिलीफ में नदी है, झील है, पठार है, मैदान है, पर्वत है और मरुस्थल है। मरुस्थल मतलब मरा हुआ स्थल, मतलब जहाँ पर कोई भी चीज़ें एग्जिस्ट करने में बहुत ज़्यादा ट्रबलनेस जनरेट करें। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में टूट फूट से बनी आकृति। एग्जाम्पल, जैसे कोई नदी के कारण कहीं पर गड्ढा बन गया, या किसी झरने के कारण गड्ढा बन गया, या किसी पहाड़ के टूटने पर वहाँ पर एक गर्त या खाई बन गया, तो ये थर्ड ऑर्डर रिलीफ में डाल देते हैं। अब अगर कोई आपसे कहे कि सेकेंड ऑर्डर रिलीफ का ही तो थर्ड ऑर्डर रिलीफ एक पार्ट है, तो हाँ, हम इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। अब कोई कहे ये विदरिंग क्या है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अपक्षय। तो देखो, हम जानते हैं आप इंग्लिश मीडियम के या हिंदी मीडियम के, अगर आप हिंदुस्तानी हो और हिंदी मीडियम के थ्रू चीज़ों को समझोगे तो यू बेटर फील कि वो टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। तो जैसा कि वेदरिंग, अब विदरिंग को रटो, या फिर अपक्षय। अपक्षय मतलब क्षय होना, क्षय का मतलब खत्म होना। तो अगर कोई कहे धूप या ताप, मतलब इन दोनों से किसी पहाड़ या चट्टान एक दूसरे से चटक के जो अलग हो जाते हैं, उसे हम अपक्षय कहते हैं। समझ में आया? तो मतलब जैसे मान लो कोई एक पहाड़ है, उस पर टेम्परेचर के कारण, हीट के कारण उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स आपस में ब्रेक हो गए और वो कुछ टूट के अलग पार्ट बन गए, तो उसी को विदरिंग कहते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के होते हैं, एक केमिकली, एक फिजिकली। फिजिकली मतलब हम पकड़ के तोड़ें, जैसे रोटी पकड़ के दांत से तोड़ते हैं तो वो रोटी का अपक्षय हो गया। तो ये तो फिजिकल हो गया। और भैया केमिकली क्या होगा? जैसे कि पेट में या ऐसी खड़ी रोटी, अगर रोटी केवल डाल देंगे मुंह में तो कुछ देर बाद लार या कुछ न कुछ तो वो मिक्स होगा, तो उसी हिसाब से उसे फिजिकली बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे कोई एक गांव की भाषा में बोलें मोटा मोटा, तो इतना याद रखो कि केमिकल विदरिंग या फिर रासायनिक अपक्षय ये होता है जो इंटरनली टूटे, और अगर कोई फिजिकल बोले तो मतलब जिसे हम मतलब कोई आपसे फिजिकल बोले तो मतलब एक्सटर्नली टूटे, ठीक है। अब इरोजन क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, इरोजन कुछ नहीं लेकिन अपर्दन। हिंदी में कितना बढ़िया समझ में आ गया। अपर्दन मतलब जिसको पर्दन मतलब रगड़ रगड़ के हम कुछ करें, वही होता है पर्दन, मतलब घिसावट। तो नदी बाढ़ में, तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि घिसावट के कारण जो चीज़ें हों उसे इरोजन मतलब अपर्दन कहते हैं। जैसे नदी बाढ़ में मिट्टी को बहा ले जाना, ये अपर्दन है। क्या है? अपर्दन है। और निक्षेपण, फॉर एग्जांपल नदी कुछ चीज़ें बहा कर ले गई और कहीं जाके गिरा दी। जैसा कि आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल में वहाँ पर बनाया है डेल्टा, तो वो चीज़ें अब निक्षेपण में आ जाती है। किस में आ जाएंगी? निक्षेपण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, ठीक है। सिलवट के ऊपर टमाटर मिर्च को कूचना, ये अपक्षय। घिसना इरोजन, और कलेक्ट करना ये डिपोजिशन, ठीक है। आगे बढ़े, ये केवल एक ट्रिक था, ठीक है, नन अदर देन दिस। नदियों में बालू का रहना निक्षेपण के कारण होता है, और बनना अपर्दन। अब अभी हम लोग घिसावट हुआ था तो अपर्दन के कारण हुआ। और अगर कोई आपसे कहे
कि पहला स्टेज जब टूटा तो क्या हुआ था, वो अपक्षय हुआ था। अपक्षय मतलब टूटा, तभी तो घिसा, और घिसा तो क्या बन गया, बालू। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आगे क्या है, उद्गम, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि ओरिजिन, जहाँ से नदी निकलती है उसे हम उस नदी की ओरिजिन कहते हैं। मुहाना मतलब जहाँ से गिरती है समुद्र में उस नदी, तो उसे मुहाना कहते हैं। और ढाल मतलब नदियों की शक्ति ढाल से ही मिलती है। ठीक है, अब अगर कोई आपसे कहे कि नदियों की स्टेजेस क्या होती हैं, तो 3 टाइप में कोई नदी की स्टेज है। अच्छा, अपर्दन, निक्षेपण और अपक्षय तो समझ में आ गया। अपक्षय मतलब टूटना, अपर्दन मतलब आपका, अगर कोई कहे कि बालू का बनना मतलब रगड़ना, अपर्दन, और निक्षेपण मतलब गिराना। और अगर कोई कहे कि नदियों की स्टेजेस 3 टाइप में कौन कौन, तो आप बोलोगे युवा, प्रौढ़ा और वृद्धा। तो याद रखना, युवा मतलब पर्वतों पर अपक्षय और अपर्दन होता है। प्रौढ़ा में समतल जमीन पर आ जाती हैं। यहाँ पर केवल अपर्दन और निक्षेपण मतलब बालू छोड़ते भी रहती हैं, आगे भी बढ़ाती रहती हैं। कंकड़ हो, बड़े बड़े चट्टानों को रगड़ना। जैसे ऐसे समझो, जब मान लो गोमुख से निकली गंगा जी, तो वो पर्वतों से निकली, तो वहां पर 2 चीजें करती हुई निकलेंगी। एक अपक्षय मतलब तोड़ना रहेगा। तो अगर ध्यान से समझो तो युवा, प्रौढ़ा, वृद्धा। युवा मतलब पहाड़ से निकलना, निकलते समय 2 काम, तोड़ेगी और घिसेंगी। तो तोड़ेंगी मतलब अपक्षय और घिसेंगी मतलब अपर्दन। और जब निकलेंगी बाहर समतल जमीन पर तो प्रौढ़ा। प्रौढ़ा मतलब यहाँ पर अपर्दन भी करेंगी और निक्षेपण भी करेंगी। और प्रौढ़ा के बाद वृद्धा। वृद्धा मतलब जाके निक्षेपण केवल कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम आगे देखते हैं। नदियों की युवा, प्रौढ़ा, वृद्धा होना उनकी आयु नहीं बल्कि नदियों के स्पीड पर डिपेंड करता है। किस बात पर डिपेंड करता है, नदियों के स्पीड पर। अब भैया रैपिडो क्या होता है, नदियाँ जब पहाड़ी क्षेत्रों में से बहती हैं तो नरम चट्टानों को तोड़ देती हैं, इसी को कहते हैं रैपिडो। क्या कहते हैं, रैपिडो। हिंदी में बोलते हैं इसे क्षिप्रिका। क्या कहते हैं, क्षिप्रिका। पहला पॉइंट अगर हम इसके बारे में पढ़ें, जब नदी शुरू में 2 पहाड़ों के बीच से निकलती हैं तो वो वी आकार की घाटी बनाती हैं। बट जब वही नदी पुरानी हो जाए उसी 2 पहाड़ी के बीच में तो गहरी हो जाती है, जिसे गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, गार्ज। ठीक है, तो अगर आगे हम देखें तो पहला हमने पढ़ा कि अगर कोई नॉर्मल, अगर 2 पहाड़ों के बीच से नदी निकल रही है तो वी आकार की बनती है। लेकिन अगर वही कुछ दिनों तक वहाँ रह जाती है तो क्या हो जाता है, गार्ज मतलब आई आकार का। और वी आकार की घाटी जब ज़्यादा गहरी हो जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं। और स्टार्टिंग नदी 100 से 200 साल बाद गहरी होकर गार्ज, और लाख साल बाद वो आई आकार मतलब एकदम से गहरा हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो ग्रैंड कैनियन, जो कि यूएसए में है। ठीक है, अब जैसा कि एक फिगर है मेरे सामने, मैं इसमें लगा दूंगा अभी आगे कुछ देर बाद, अभी मैं लगा दूंगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है कि सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल वी टेक, हमारी गंगा मैया हैं, वो निकली तो वो पहाड़ों के बीच में निकली, तो उसने उस प्लेस को हम बोलेंगे क्षिप्रिका, क्योंकि 2 पहाड़ों के बीच से निकली हैं। अब वो जहाँ कहीं जाए और ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरी तो वो जो झील बनती है उसे जलप्रपात बोलते हैं, पता है ना। ठीक है, और जहाँ वो गिरी, अब ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरी तो वहाँ गड्ढा होगा, उस गड्ढे को हम बोलेंगे अवनमन कुंड। क्या बोलेंगे, अवनमन कुंड। अब वो बढ़ी आगे और एक जमीन पर अगर वो मूव करने लगी, उसके बाद अगर हम आगे देखें कि अवनमन कुंड, ये पता चल गया क्षिप्रिका पहले बनी, जलप्रपात बना, अवनमन कुंड बना। फिर उसके बाद जब वो समतल मैदान पर चलने लगती हैं तो जो नदियां हैं ना भैया, वो अपने से अपना प्लेस डिस्क्राइब करती हैं। वो फिजिकली हम नहीं डिस्क्राइब करते, उनको जिधर ढलान मिलता है वो उधर जाना शुरू कर देती हैं। याद रखना, इसीलिए देखो नदियाँ अपना पाथ भी चेंज करती रहती हैं। जैसे गंगा जी पहले जब चली थी तो जिस पाथ पर वो पहले आई थी पूरे भारत में, आज वो पाथ उनका नहीं रह गया है। पोजीशंस ऑलवेज चेंज बिकॉज ऑफ डिक्रीमेंट, या फिर बोल सकते हो बिकॉज ऑफ ढलान। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे भी लॉजिक है भैया कि अगर कोई नदी अपना इनिशियली पाथ छोड़ती है तो वहाँ एक पानी का जमाव हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं गोखुर झील। नाम गोखुर झील इसलिए पड़ा क्योंकि गाय के खुर की तरह होता है, जैसे समझ लो कि
गाय का पीछे वाला पार्ट जो होता है पैर का, उसकी तरफ, ठीक है। अब अगर आगे देखें तो अब वो अपना पाथ चेंज करके फाइनली वो अपने माउथ मतलब मुहाने पर पहुंचती हैं, जहां पर वो समुद्र में अपना कचड़े को गिराती हैं। तो भैया उस पॉइंट को हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। जहां पर वो गिराने के लिए पहुंचती हैं मेन मुद्दे पर, एकदम मुहाने पर। तो जब मिट्टी छोड़ने के कारण या कचरा कुछ भी हो, नदी कई शाखा में बढ़ जाए तो उसे वितरिका कहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, सकरी गली मिल जाती है। सकरी गली का मतलब ऐसे समझो कि जैसे जहाँ उनको गिरना है वहाँ पहाड़ आ गया, ठीक है। अब वो कचरा को जमा कर दी। अब अगर दोनों साइड पहाड़ आ गया, ध्यान सुनना, अगर दोनों साइड पहाड़ आ गया तो वो वहाँ पर क्या करेंगी कि वो धक्का मार के पूरा गिरा देंगे। एक साइड पहाड़ आएगा तो एक तरफ से गिरा ही देंगे, ठीक है। तो याद रखना, सुंदरवन का डेल्टा में प्रेजेंट जंगल मैंग्रोव वन जो हमारे वहाँ गिरता है उसमें। तो भाई मेन मुद्दा इतना सा है, ध्यान से सुनना, अगर कुछ कन्फ्यूज़न भी हुआ तो फिर से क्लियर कर देते हैं कि जब नदी अपना सारा ज़िंदगी भर या रास्ते भर का मलबा लेकर आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले गंगा नदी का, तो वो गोमुख से चली, ठीक है। उसके बाद इधर आए इलाहाबाद साइड में, प्रयागराज साइड में, और यहाँ से वो बिहार होते हुए चली जाती हैं कहाँ? वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल की तरफ से वो कहाँ चली जाती हैं? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जा कर के वो जहाँ पर समुद्र में गिरने वाली होती है उसके पहले जो कचरा जम जाता है भैया, उसे हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं उसे हम? डेल्टा। तो भारत में, या फिर बोल सकते हैं हमारा जो इस नदी के कारण सुंदरवन का डेल्टा है उसको मैंग्रोव वन कहते हैं, क्योंकि वो डेल्टा क्या है? कचड़ा से बना हुआ है। तो वहाँ की लकड़ियाँ भी बहुत कमज़ोर होंगी, मतलब बहुत मुलायम होंगी, बहुत झुकी हुई होंगी, मतलब वहाँ पर आप रह नहीं सकते, ठीक है। तो जब मिट्टी छोड़ने के कारण या कचड़ा, नदी कई शाखा में, क्योंकि अब मिट्टी जम गई वहाँ जाके, तो नदियाँ वहीं से अपना अपना अलग अलग डायरेक्शन जनरेट कर लेंगी, उसी को कहते हैं वितरिका। इसका निर्माण केवल मुहाने पर ही होता है, मतलब जहाँ पर ये जमा हो जाती हैं, ठीक है, कचड़े जमा हो जाते हैं। मतलब इसका क्या कहने का है कि जहाँ वो गिरने वाली होती हैं समुद्र में, उसके कुछ दूर पहले ही ये चीज़ें, कचड़े जमे हो जाते हैं। तो पानी जाए तो जाए कहाँ? वो अपना अगल बगल रास्ता बनाता है, और यही अगल बगल रास्ता कहलाता है वितरिका। क्या कहलाता है? वितरिका, ठीक है। अब आगे ध्यान सुनना, अगर हम आपसे बोलें कि, ठीक है, और मुहाने पर याद रखना नदी वृद्धावस्था में चली जाती है, वो तो सबको पता है, हम भी एक दिन वृद्ध होंगे। अब आगे सुनते हैं, सुंदरवन डेल्टा में प्रेजेंट जंगल को हम मैंग्रोव वन कहते हैं। लकड़ियाँ मुलायम होती हैं, झुकी हुई होती हैं, ज़्यादा झुकी नहीं होती लेकिन तब भी कमज़ोर होती हैं। अब जब समुद्र में गिर जाती हैं तो उसे हम ज्वार नद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाँव में वो होता था ना, क्या कहते हैं, जैसे वो जिसमें गाय भैंस को चारा देते हैं, जिसे हम बोलते हैं अपना नांद बोलते हैं, तो उसी के नाम पर इसको रखा गया ज्वार नद, जिसे हिंदी में बोलते हैं एस्चुरी, व्हाट वी कॉल्ड एस्चुरी, ठीक है। जब दोनों साइड, अब ध्यान सुनना, ये मुद्दे की बात है, जब उस नदी के दोनों साइड, जहाँ से उसका मुहाना है, वहाँ अगर दोनों साइड पहाड़ होते हैं तो जो डेल्टा को नदी समुद्र में गिरा देती है, क्योंकि उसमें वृद्धावस्था में दम नहीं है, ठीक है। तो पहाड़ तोड़ने का तो उसके अंदर दम नहीं है, तो उसे गिरा देती है, तो वही चीज़ उल्टा बन जाते है, उसी को कहते हैं हम नाद, ठीक है। तो ज्वार नद, जो नदी डेल्टा बनाएगी वो एस्चुरी नहीं बनाएगी, और जो नदी एस्चुरी बनाएगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी। बहुत सिंपल सा है। डेल्टा मतलब क्या था कि नदी अपने मुहाने के पहले कचड़े को जमा करके अपना अगल बगल रास्ता निकाल के समुद्र में जाके गिर जाए, लेकिन वैसी नदियाँ जो जब मुहाने पर पहुँचती तो उनके दोनों साइड पहाड़ हो जाता है, तो वो पहाड़ को काट के अपना रास्ता बना नहीं पाती, इसलिए अपना मलबा गिरा देती हैं, और जो अपना मलबा गिरा देती हैं समुद्र में, वहाँ जो एस्चुरी बनता है, जिसे हमने बोला था ज्वारनाद, वो बन जाता है। तो जो नदी भैया एस्चुरी बनाएगी वो डेल्टा नहीं बना पाएगी, और जो डेल्टा बनाएगी वो एस्चुरी नहीं बना पाएगी। तो अगर अपने देश भारत की बात करें तो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, ये दोनों एस्चुरी बनाती, मतलब इनके अगल बगल पहाड़ है और ये रोक नहीं पाती, डेल्टा नहीं बना पाती, तो ये अपना पूरा का पूरा मलबा गिरा देती हैं समुद्र में, जिसके कारण वहाँ एस्चुरी बन जाता है। लेकिन गंगा
गंगा नदी डेल्टा बनाती है, इनके अंदर दम है क्योंकि माता रानी है। तो ये अपने अगल बगल, इनके पहाड़ भी नहीं है, बगल से गुजर जाती हैं और सारा का सारा कचरा जमा कर देती हैं वे बे ऑफ बंगाल के पहले। याद रखना इस बात को। आगे बढ़ें। अभी मैंने एक बार रिकैप करूंगा। पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ मिट्टी। अपक्षय, अपक्षय का मतलब क्षय करना, रगड़ना। अपक्षय का मतलब तोड़ना, अपर्दन का मतलब रगड़ना, निक्षेपण का मतलब गिराना, छिपरिका मतलब जहाँ से वो दो पहाड़ों के बीच से आपकी नदी निकली है। गार्ज का मतलब कुछ दिन तक वहाँ पर हो जाए गड्ढा। आई मतलब लाखों साल तक। अगर गहराई की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा आई आकार होता है, उसके बाद गार्ज, उसके बाद छिपरिका। अगर कोई कहे अवनमन कुंड, मतलब कि जो पहाड़ झील के थ्रू गिरा जो गड्ढा बना उसे अवनमन कुंड कहते हैं। गोखोर या पर्तिका मतलब प्लेस चेंज करने के बाद। डेल्टा मतलब कि जो तुम्हारे समुद्र में नहीं गिरा वो डेल्टा हो जाएगा। नदी प्रौढ़ा, और नदी तीन टाइप में होती है, युवा, प्रौढ़ा, वृद्धा। युवा में दो चीज़ें करती है, अपक्षय और अपर्दन, और प्रौढ़ा में अपर्दन करती हैं और उसके बाद वो आपका निक्षेपण भी करती रहती हैं, और वृद्धा में केवल निक्षेपण करती हैं। मैग्रोवन कहाँ बनता है? मैग्रोवन डेल्टा में बनता है। वितरिका क्या होता है? वितरिका मतलब अब वही मतलब कि वो अपना जगह को चेंज करके बगल बगल से निकल लें जैसे। और ज्वारनद मतलब एस्चुरी। जब पहाड़ से नदी निकलती हैं तो अपक्षय प्लस अपर्दन। मैदानी एरिया में ऐसा आकार बनाती हुई चली जाती हैं तो अपर्दन प्लस निक्षेपण। बट मुहाने पर पहुंचते पहुंचते ओनली निक्षेपण। जब ज़्यादा लंबी नदी हो तो पक्षीपात डेल्टा बनाती है। एग्जाम्पल अमेरिका की मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी? अमेरिका की मिसिसिपी नदी। ठीक है, अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि गोदावरी नदी दोनों बनाती है करेजा। ध्यान सुनना क्यों? क्योंकि इस कदही के सॉरी इन माता रानी के गोदावरी नदी के बगल में एक साइड में पहाड़ है और एक साइड में पहाड़ नहीं है। जिस साइड में पहाड़ है उस साइड का तो वो समुद्र नहीं, तो वहाँ का कचरा गिरा देती हैं तो एस्चुरी भी बना देती हैं, और जहाँ का पहाड़ है वहाँ का नहीं है, वहाँ का रोक देती हैं, तो ये डेल्टा और आपका एस्चुरी दोनों बना देती हैं। ठीक है, तो अब जनरली हम लोग जैसा कि बचपन में जानते थे कि हमारे मिट्टी के नीचे पानी ही पानी भरा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक प्लेस के नीचे कुछ अमाउंट में पानी जमा है, कहीं पास में है, कहीं नीचे में है। ठीक है, तो किन दो ग्रहों के बीच ट्रांसिट होगा? याद रखना, मरकरी और वीनस के बीच ट्रांजिशन होगा। और वेडल प्लैनेट किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसी पार्ट में तो भैया अब ध्यान से सुनना। अगर अंडर वाटर ट्रोपोलॉजी, अभी हम लोगों ने ट्रोपोलॉजी क्या पढ़ा, मतलब बाहर का, स्थलाकृति क्या है, जमीन कैसे होती है, अपर्दन क्या है, निक्षेपण क्या है, अपक्षय क्या है, नदियाँ कैसे निकलती हैं तो क्या बनाती हैं, नदियों का रूप क्या होता है, गोखुर झील, छिपरिका झील, अवनमन कुंड पहाड़ होने पर क्या होता है, निक्षेपण होता है क्या होता है, कैसे डेल्टा बनता है, कैसे ज्वारनद जिसे हम एस्चुरी कैसे बनता है, कौन नदी क्या बनाती है, हमने ये सब देखा। एक बात और थोड़ा ध्यान रखना कि सिल्ट जो होता है वही डेल्टा होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। अब हम जमीन के अंदर भी ध्यान सुनना, जमीन के अंदर भी जो पानी के कारण से होल्स या जिसे हम बोल सकते हैं गुफा बन जाती है जमीन के अंदर, उसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं अंडर वाटर ट्रेपोलॉजी। ठीक है, जिसे यह ओनली वहाँ बनता है जहाँ की मिट्टी कमज़ोर या उस मिट्टी में चूने की क्वांटिटी ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल यार, किसी सरफेस को, मिट्टी को चूने की बना दो, उसमें पानी डालो, पानी अंदर घुस जाएगा। वैसे तो याद रखना, सबसे पहले लेट वी टेक अपने एरिया की कोई ज़मीन, वहाँ पर कैल्शियम मतलब चूने की क्वांटिटी ज़्यादा है। पानी जैसे वहाँ पहुँचेगा, जहाँ जहाँ उसको चूना मिलेगा वो उसको गलाता चला जाएगा, तो अंदर वैसा ही जगह बनता चला जाएगा। तो जैसे जहाँ से वो पानी घुसा उसे हम बोलते हैं अंधी घाटी। क्या बोलते हैं? अंधी घाटी। और उसके बाद याद सुनना ध्यान से, ठीक है, ध्यान सुनना। तो जो जहाँ से पानी घुसा उसे क्या कहते हैं? अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली। और जब उसके अंदर घुस के वो ऊपर तक भी जाएगा और नीचे तक भी जाएगा, तो जो सबसे टॉप का सरफेस बनाएगा उसे बोलते हैं स्टेलेटाइट, और जो सबसे बॉटम का सरफेस बनाएगा उसे बोलते हैं स्टेलेमाइट। ठीक है, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ें तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है।
अगर कभी कभी जो नहीं कटा, मतलब उसके अंदर मिट्टी प्लस चट्टान दोनों है, चूना कम है, वो धंसा नहीं, तो वो रुक गया, तो उसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ। जहाँ जाके चूना की क्वांटिटी कम हो गई। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब ध्यान सुनना। कभी कभी जमीन में ऐसा जगह आता है जहाँ पर चूना प्लस मिट्टी दोनों है। अब कहीं पर छोटा सा होल हुआ तो उसे घोल रंध्र कहेंगे, और उसी के नीचे चट्टान है, चट्टान के ऊपर मिट्टी प्लस चूना है, और उस मिट्टी प्लस चूना में कई टाइप की चीज़ें बनेंगी। तो अगर छोटे छोटे होल्स हुए जिसे हम क्या बोलेंगे? घोल रंध्र। और अगर वही थोड़ा बड़ा हुआ तो डोलाइन। क्या? डोलाइन। और अगर वही विशाल गड्ढा हो गया तो उसे बोल देंगे युवाला। अब ध्यान से सुनना, जब पानी जाके वहाँ पर उस मतलब पूरे के पूरे चट्टान के ऊपर और ये चूना और मिट्टी का मिक्सचर जहाँ हो जाएगा उसे बोलते हैं कोलजे। क्या बोलते हैं? कोलजे। और ये धंस के जब नीचे ढह जाएगा उसी को बोलते हैं टेरा रोसा, जिसके अंदर चीनी, मिट्टी और चट्टान तीनों का मिक्सचर होता है, उसे बोलते हैं टेरा रोसा। ठीक है, चट्टान भी है यहाँ, मिट्टी भी है यहाँ, और चूना भी है यहाँ। छोटा सा बना है घोलरंध्र, बड़ा बना है डोलाइन, सबसे बड़ा बना है युवाला, और जब ये तीनों मिक्स हो गए तो इसे कोलजे, और ये जब गिर जाएंगे एक साथ तो एक मलबा टाइप का होगा, उस मलबे को हम टेरा रोसा कहेंगे। ये जो घोलरंध्र, डोलाइन, युवाला बना, ये चूना कम ज़्यादा होने के कारण ऐसा छोटा बड़ा बनता है। कम चूना घोलरंध्र, थोड़ा ज़्यादा चूना डोलाइन, थोड़ा ज़्यादा और युवाला, और पूरा चूना तो कोलजे बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे कॉफ़ी है, उसके अंदर इनफाइनाइट तक रहने का उसकी पावर है, सीड अगर केवल है, लेकिन अगर उसको हीट मिल गई तो 2 मंथ, और अगर पाउडर बन गया, खुल गया, तो 7 दिन के अंदर वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी कैटेगरी की कॉफ़ी अरेबिक कॉफ़ी होती है। कौन सी होती है? अरेबिक कॉफ़ी। यह यूरोप में एक देश है स्लोवाकिया, वहाँ पर पाया जाता है। एक बात और सुनो, ग्रैंड कैनियन एक गड्ढा है जो कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर? यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। समुद्री जल द्वारा स्थलाकृति। ठीक है, अब समुद्री द्वारा स्थलाकृति क्या है हम देखते हैं। अगर ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे। तो भैया अब आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति कैसी होती है। पहला हमने आपको बताया भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति कैसी होती है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े। आंधी घाटी क्या होती है, उसके बाद हमने स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने कंदरा स्तंभ पढ़ा। ठीक है, और फिर उसके बाद अब हम लोग पहाड़ वाला देखे थे कि घोलरंध्र, डोलाइन, युवाला और कोलजे। अब ये जो घोलरंध्र, डोलाइन, युवाला है, ये कम चूना ज़्यादा चूना कारण बनता है, और टेरा रोसा कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छा स्थल होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ठीक है, तो अगर कोई आपसे बोले क्या कि धनतुरी तट जो है तुम्हारा, अगर अब आगे देखें हम लोग समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, तो जैसे क्या होता है ना यार, जैसे समुद्र का पानी आया और मिट्टी के अंदर घुस गया, तो जो समुद्र के अंदर कचड़े जमे रहते हैं उसे बोलते हैं सिल्ट। ठीक है, और समुद्र के अंदर एक छोटा सा गुफा अगर बन जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या? तो छोटा सा गुफा अगर बन जाए तो उसे समुद्री गुफा बोलते हैं। और वही समुद्र का नीचे समुद्र है और ऊपर क्या है? मिट्टी है, तो उसे बीच बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बीच। और कहीं कहीं पर वो घुमावदार हो जाता है, उसे दंतुरी तट बोल देते हैं। और जैसे कहीं पर पानी आके जमा हो जाता है, जैसे कहीं पर आके पानी जमा हो जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग झील। जैसे पश्च सागर झील, या फिर जैसे केरला में है कयाल झील। तो तट को काटती रहती हैं, और जहाँ प्लेन रहता है उसे बीच बोल देते हैं, जहाँ गुफा बना देती हैं उसे समुद्री गुफा बोलते हैं, और जहाँ पर हल्का बेंड करके काटी, मतलब टेढ़ा करके काटी, तो उसे दंतुरी तट। यहीं पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा टेढ़े मेढ़े जहाँ पर घाट बनते हैं समुद्र के, उसे दंतुरी तट बोलते हैं। ठीक है, और जो गड्ढा करके एकदम झील की तरह बना देती हैं उसे हम कहते हैं
ज्योग्राफी में लैगून झील। तो इन दंतुरित स्थानों पर समुद्र कहीं कहीं बालू कहीं कहीं पत्थर लाकर फेंक देता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से बहा तो पाया नहीं। तो जहाँ बालू लाता है ज़्यादा अमाउंट में उसे बीच कहते हैं, और जहाँ पत्थर ला देता है वहाँ पर पहाड़ जैसा चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। आगे देखो, नदी समुद्र के कचड़े को सिल्ट कहते हैं, और बालू मैक्सिमम केस में लैगून झील या फिर दंतुरित झील या फिर कयाल झील ये बनाती है कौन, समुद्र की लहर, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग देखें तो भारत का सबसे बड़ा लैगून झील अगर कोई बोले तो वो उड़ीसा में है, चिल्का झील। और अगर बिसाइड सी जितने झील कॉल्ड एज लैगून झील, समुद्र के बगल में जितने भी झील होंगी वो क्या कहलाएंगी, लैगून झील। केरला में जो कोच्चि स्टेट है वहाँ वेम्बनाड लैगून झील है, अरब सागर में सबसे सुरक्षित झील है, क्योंकि ये इसीलिए इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे हवा द्वारा निर्मित स्थलाकृति, हमने पहले देखा नदी द्वारा। अब अगर नेचर हवा भूमिगत जल द्वारा बनता है उसको देखना है तो ध्यान से सुनना। अगर नॉर्मल हवा से घर्षण हो तभी ये बनेगा। हवा प्लस बालू या लकड़ी एनीथिंग से अपघर्षण बनता है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल हवा से हो तो वो घर्षण कहलाता है, और अगर हवा के साथ बालू लकड़ी या कुछ और चीज़ें उड़ के हैं तो उसे अपघर्षण कहते हैं। और अगर उसी नॉर्मल हवा के साथ बालू प्लस लकड़ी ये दोनों आपस में टकराए तो उसे सन्नी घर्षण कहते हैं। इसीलिए कहते हैं नहीं हवा में ही आग लग गई, वो उसी कारण से लगता है, ठीक है। हवा द्वारा निर्मित स्थल किसे कहते हैं, हवा द्वारा निर्मित स्थल अपघर्षण को कहते हैं। मतलब किससे होता है, अपघर्षण से होता है। क्यों, क्योंकि हवा के साथ उसमें चीज़ें टकराएं तो उसे अपघर्षण कहते हैं। बिकॉज ये जो सामान किया होगा वो जाके टकराया होगा तो ही बना होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, अपघर्षण। अरावली पर्वत 4 करोड़ साल पुराना है, इसीलिए इसको सबसे पुराना पर्वत हम कहते हैं, ठीक है। अब वायु द्वारा घर्षण अपघर्षण सन्नी घर्षण हमने पढ़ा, तो ध्यान से सुनना। अब अगर मान लो कि बालू प्लस मिट्टी, कोई चट्टान है जिसके चारों तरफ वो बालू प्लस मिट्टी से बना हुआ है और बीच में पर्वत का पत्थर है, तो जो बालू प्लस मिट्टी को हवा क्या करेगी, रगड़ रगड़ के घर्षण करके, अब घर्षण बालू प्लस मिट्टी, बालू प्लस कंकड़ जो भी मिलेंगी उससे क्या बना देगा, वो अब घर्षण के थ्रू वायु इससे बालू हटा देगी, इस पर्वत के अगल बगल का उड़ जाएगा, तो ये बेचारा अकेला तो जब एक छाता की तरह बन जाएगा तो उसी को कहते हैं छत्रपशिला। क्या कहेंगे, छत्रकशिला, ठीक है। अब अगर आगे हम देखें तो घर्षण क्या होता है, वायु चट्टान से टकराई तो उसे घर्षण कहते हैं। अब घर्षण क्या होता है, वायु में प्रेजेंट धूल कण जब किसी चट्टान से टकराए तो उसे अपघर्षण कहते हैं। और सन्नी घर्षण इसे कहते हैं, जब वही चट्टान आपस में टकराएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, सन्नी घर्षण। अब कोई कहे छत्रपशिला क्या होती है, तो ध्यान से सुनना। जब किसी बड़े चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान बालू पाई जाती है तो एयर उसको अपर्दित करके उड़ा देता है तो छाता के समान आकृति बनाता है, उसी को अपन कहते हैं छत्रपशिला। क्या कहते हैं, छत्रपशिला, ठीक है। तो अब अगर आगे देखें तो छत्रपशिला सबसे पहला, फिर इंसेलबर्ग, फिर ज्यूगेन, फिर डाइकांटर, फिर जालीदार शिला, फिर लोयस और फिर उसके बाद मरुस्थल बन जाता है। तो जहाँ पर आज रेगिस्तान है वहाँ पहले हो सकता है बहुत बड़ा पहाड़ था, उसको हवा ने छत्रपशिला बनाया, छत्रपशिला के बाद उसको इंसेलबर्ग बना दिया, उसके बाद ज्यूगेन बनाया, उसके बाद डाइकांटर बनाया, उसके बाद जालीदार शिला बनाया, उसके बाद उसको लोयस बनाया, और लोयस के बाद उसको हवा ने ही क्या बना दिया, मरुस्थल। सबसे बड़ा चाइना में मरुस्थल है जो लोयस मरुस्थल कहलाता है, जो पहाड़ों से ही बना है, उसका नाम है गोबी मरुस्थल। क्या नाम है, गोबी मरुस्थल, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इन मरुस्थल हवा के कारण जहाँ गड्ढा हो जाएगा उसे वातरंध्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वातरंध्र, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे देखें,
अगर एक साइड गड्ढा और एक साइड बालू का टीला जैसा जमा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बरखाना। क्या कहेंगे? बरखाना। ठीक है। तो अगर जहाँ बालू जमा होगा तो बालू का स्तूप कहेंगे, और जहाँ पर एक साइड गड्ढा और एक तरफ बालू का टीला जमा होगा उसे हम लोग बरखाना, लोएस्ट। ठीक है। जब किसी चट्टान के दोनों तरफ या चारों तरफ की चट्टान कमजोर, तो वो भूस्तंभ बन जाता है हवा के कारण। ठीक है। और जब उसके अगल बगल ककड़ जाए लेकिन उसके बगल में बच जाए तो उसे यारडंग कहते हैं। ठीक है। और छत्रपशिला तो मैंने बताया ही था। और शादी, देखो, अगर फॉर एग्जांपल किसी छत्रपशिला के नीचे कोई आदमी बैठा हुआ है, सेल्फी ले रहा है, और अचानक वो छत्रपशिला उस आदमी के ऊपर ढह गया तो वो तो यहाँ तक असादी हो गया। चट्टान अब बन हम जाएगा लोग आदमी। इसी के आगे क्योंकि हमें नेक्स्ट पता ऑडियो है में कि देखेंगे। ह्यूमन तब बीइंग तक के या लिए फिर खूब नेचुरल बढ़िया बॉडी से नेचुरल ऑडियो से फॉर्म में ही सुनो, बनती है। पिक्चर तो फॉर्म वो में पेट्रोल चीज़ें बन याद सकता करो है, कोयला और बन पेपर सकता में है, पिक्चर हीरा फॉर्म में चीज़ें याद रहती हैं, तो उसे आप टिक करके आ जाओगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय।